नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन, नेशन एक्स लाइव से। इस समय मौजूद हूँ मैं कांग्रेस के मुख्यालय में, जो कि मेरे साथ इस टाइम कुंदन यादव, कांग्रेस के युवा सदस्य। सर, आप यहाँ पे 47 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत का विश्व जो डंका बजा है पूरे विश्व में, वो दिन ब दिन वो घटता ही जा रहा है। क्या कारण है सर? देखिए, हम लोगों ने भारत सरकार जो अभी अमेरिका के साथ यूएस इंडिया ट्रेड डील जो लाई है, इसके खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया था और उसमें हमारे कुछ साथियों को गिरफ्तार किया गया था, मुझे भी गिरफ्तार किया था गया था भारत मंडपम के स्थान से। तो ये प्रोटेस्ट जो है हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के साथ समझौता करके और किसानों की कमर को तोड़ने का काम किया है और ये प्रदर्शन उन किसानों की आवाज़ों को उठाने के लिए ही हम लोगों ने किया था। तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने ठीक-ठाक देश को चला नहीं पा रही है? देखिए, 2014 से पहले, सत्ता में आने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से बहुत सारा वादा किया था। उन्होंने बोला था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूँगा, किसानों की आय दोगुनी करूँगा, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करूँगा, देश से गरीबी मिटाने का काम करूँगा। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि इन मुद्दों में से कोई भी मुद्दा जो है, उनको उन्होंने आज तक खत्म नहीं किया है। देश में आज बहुत सारी बेरोज़गारी हो गई है। किसान आज आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए हैं। पूरी तरीके से उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है देश के किसानों की। देश में गरीबी बहुत सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सब सारी चीज़ें हैं, वो खुद जुमला दिया करते थे मंच पे। आज सरकार पूरी तरीके से विफल है। भारतीय जनता पार्टी की नियत जो है, वो देश के युवाओं, किसानों और गरीबों के खिलाफ है। तो फिर यू जो भारत की जनता है, वो बार-बार मोदी जी को ही क्यों पसंद करे? क्या कारण है इसका फिर? देखिए, भारत की जनता नरेंद्र मोदी सत्ता में किस लिए काबिज है और कैसे काबिज है, वो भारत की जनता पूरी तरीके से जान रही है। जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कंप्रोमाइज़ किए हुए हैं, अपने अंडर में किए हुए हैं, जिस तरीके से नियुक्ति हुई है इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष का, तो वो सारा हिंदुस्तान देख रहा है। आप जितने भी प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है या केंद्र में इलेक्शन हो रहा है, तो किस तरीके से इलेक्शन कमीशन पे दबाव बनाकर किस तरीके से सत्ता में बैठने का काम कर रहे हैं। वो लोकतंत्र की तो उन्होंने हत्या कर दी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या कर दी है और किसी तरीके से वो चाह रहे हैं कि हम सत्ता पे काबिज रहे। वो इसलिए क्योंकि वो सत्ता पे काबिज रहेंगे तभी उनके जो दो मित्र हैं, अडानी अंबानी, उनका बेड़ा पार लग जाएगा, इसीलिए वो सत्ता पे बैठे हुए। बिहार इलेक्शन जीता, ठीक है? दिल्ली इलेक्शन जीता, अब पश्चिम बंगाल की बारी है। तो ये एसआईआर का जो मुद्दा है, ये गरमाया जाता जा रहा है। इसके लिए कमीशन जो है, जो चुनाव कमीशन है, वो इसको सीरियस नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि जो कोर्ट है, वो भी उसको बार-बार लाइट में ले रहा है। तो क्या वो असली मुद्दा नहीं है पूरे भारत को एक पटल पे लाने का? क्योंकि इसी के बल पे वो बार-बार जीत रहे हैं या हार रहे हैं, हमें नहीं पता, बिकॉज़ हमारा ये अलग मुद्दा पड़ जाता है। मगर अब वो पश्चिम बंगाल के अंदर भी ये चीज़ करना चाहते हैं। 80 लाख नाम काटे गए हैं। अब इसका नेक्स्ट आप क्या मतलब आप क्या डिसीज़न लेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, इन लोगों को एक सनक आ गई है कि मुझे इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। इस राज्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बानी नहीं है, चीफ मिनिस्टर। एक शौक जो होता है ना, जिस तरीके से वो चढ़ा हुआ, और उसको करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज करना या किसी मतलब की लोकतंत्र की हत्या करने तक वो जा सकते हैं, और वही वो कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं वो। लोकतंत्र की हत्या ही कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम इस स्टेट में सरकार बनाए, उस स्टेट में सरकार बनाए, और सबको कंप्रोमाइज करके वो सरकार बनाने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की गला को घोटने का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र थोड़े हैं ये ना। ये जो आज काम कर रहे हैं वो भारतीय लोकतंत्र से बिल्कुल ही अलग है। वो किस तरीके से कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, जो राजनीति आज कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखो, मोदी जी का एक ही कहना है कि जीडीपी इस टाइम बिल्कुल बढ़ी हुई है, डंका पूरे विश्व में बज रहा है, लोग मोदी जी को प्यार करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जहाँ जाते हैं वहाँ से जीत के आते हैं।
और कहीं न कहीं वो जो बोलते हैं वो सच पब्लिक मान लेती है। मगर जब पटल में जाते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल अभी दिल्ली का इलेक्शन हुआ था, दिल्ली में क्या-क्या बोल के गए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। अब वो पश्चिम बंगाल के अंदर ही वही वादा पूरा करने वाले, ₹500 में सिलेंडर देने की बात करी है। तो बार-बार अगर वो इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, तो कुछ जनता कुछ देख के वोट कर रही है, नहीं कर रही है, कुछ रीज़न है या इलेक्शन कमीशन का इसका हाथ हाथ है इसमें? इसमें पूरी तरीके से मैं तो बोल रहा हूँ ना कि भारतीय लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पूरी तरीके से। जनता कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नकार चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतने सालों में 10-12 सालों में इन्होंने इतना घोटाला किया है और इतनी गलत काम किया है देश की जनताओं के साथ कि इन्हें लग रहा है कि अगर सत्ता हमारे हाथों से जाएगा तो हम जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। तो वो किसी तरीके से सत्ता में काबिज होना मतलब सत्ता की कुर्सी जो है वो छोड़ना नहीं चाह रही है। जनता तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है। वो बिहार में उन्होंने जो इलेक्शन से पहले वादा किया, दिल्ली में जो वादा किया, वो जिन-जिन स्टेटों में इलेक्शन हो रहा है, जो वादा कर रहे हैं जनता से, वो एक भी वादा वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं। 2014 में उन्होंने देश की जनता से जो वादा किया था, रोजगार के लिए, महंगाई को घटाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए, तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से इलेक्शन के टाइम में जो वादा किया, क्या उन्होंने वो वादा पूरा करने का काम किया? नहीं किया। प्रधानमंत्री उनके जाते हैं, स्टेज पे भाषण देते हैं, तो भाषण देने में और ज़मीनी स्तर पर काम करने में बहुत फ़र्क होता है। जब वो मंच पे जाते हैं तो ये करेंगे, वो करेंगे, तीर मार लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पे होता है तो कुछ नहीं कर पाते हैं। आपने कोरोना के टाइम में देखा है, जब-जब देश के सामने संकट आई है या समस्या आई है, तो नरेंद्र मोदी चुप्पी साध ले रहे हैं। कोरोना के टाइम में, नोटबंदी के टाइम में और अभी देख लीजिए, पश्चिमी देशों में युद्ध चल रहा है तो देश में किस तरीके से जनता जो है गैस के लिए, पेट्रोल के लिए, डीज़ल के लिए हाहाकार मचा हुआ है पूरा देश में। तो ये सब चीज़ें हैं, उनकी नियत को दर्शाती है। आप एक प्रधानमंत्री हैं, आपको पहले पता चल जाता है कि विदेशों में, पश्चिमी देशों में युद्ध होने वाला है, तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी होगी ना कि हमारे हिंदुस्तान की जो जनता है, वो समस्याओं से बच सके। तो आप देश की जनता अभी समस्या में फँसी हुई है, आप इलेक्शन में स्टेज पे ठुमके लगा रहे हो, रील्स बना रहे हो। प्रधानमंत्री आपको देश की जनता ने बनाया है कि बुरे वक्त में काम किस तरीके से आए, क्या नीति बनाए, इसके लिए प्रधानमंत्री को बनाया गया है। आप लगातार इलेक्शन को, जनता को बुरे वक्तों में छोड़ दे रहे हैं, इलेक्शन में बिजी है, विदेशी दौरे कर रहे हैं, ये सब प्रधानमंत्री पद की गरिमा को वो तार-तार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। चलो ठीक है, अब सीधी-सी बात बोलता हूँ। गांधी जी को मारने वाले जो थे, आज उनकी वो पूजा करते हैं। विश्व को भारत में सबसे बड़ा प्रख्यात नेताजी कौन थे? हमारे गांधी जी। वो बार-बार उनकी कहीं न कहीं मारने वाले की बार-बार उनकी तारीफ़ करते रहते हैं। मगर राहुल गांधी इसके बारे में कुछ नहीं बोलते, क्या कारण है? राहुल गांधी बोलते हैं बहुत कुछ। आपका क्वेश्चन ही एकदम से गलत है कि राहुल गांधी जी कुछ मैं नहीं आपको बोलते हैं। क्यों कहना चाह रहा हूँ, राहुल राहुल गांधी जी कभी एग्रेसिव नहीं होते हैं, वो इसका जवाब बड़े शुद्ध शब्दों में देते हैं। मैंने एक चीज़ नोट करी है, वो कभी भी शालीन तरीके से बात करते हैं, उनका जवाब करने का तरीका कुछ और होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है ना, वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट है। वो अलग तरीके से चलती, कांग्रेस अलग तरीके से चलती है, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई, कांग्रेस ने खून बहाया, कांग्रेस ने मतलब मतलब जिस तरीके से हमारा भारत था, उन्होंने यहाँ तक लेके आया, वो छूटते ही वो पूरे 75 साल की जो उनकी जो कांग्रेस की जो उन्होंने मेहनत की थी, वो एक दम पे वो पानी फेर देते हैं। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि वो आज भी इस चीज़ को कहते हैं कि जो कांग्रेस ने बनाया था, वो सब व्यर्थ था। जो जैसे गेल बनाया, भेल बनाया, सेल बनाया, वो उसको बेच रहे हैं। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ, वो आइडियोलॉजी जो है उनकी, वो सिर्फ़ गांधी जी के खिलाफ ही रहती है। क्यों? क्या कारण है? क्या कहना चाहेंगे, मतलब आप उसके बारे में क्या राय देना चाहेंगे आप? देखिए, महात्मा गांधी जी का व्यक्तित्व क्या था और वो पूरे विश्व में किस तरीके से विख्यात थे, पूरे दुनिया जान रही है, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है, ठीक ना? तो हमारी आइडियोलॉजी जो है, राहुल गांधी जी भी भारत जोड़ो यात्रा जो निकली, वो कहीं न कहीं महात्मा गांधी जी से प्रेरित था। राहुल गांधी सॉफ्ट रहते हैं, मैंने एक चीज़ देखी है, वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती जिस तरीके से अमित शाह होते हैं, जैसे योगी जी होते हैं, वो अपना जो उनको अगर कुछ बोल भी दो, तो वो हमेशा प्यार से उसका जवाब देते हैं। मगर फिर भी उनके बारे में पप्पू शब्द जोड़ा जाता है, तो उनको भी मैं ऐड करना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा बीच में आपको डिस्टर्ब किया। मैंने एक चीज़ हमेशा नोट करी है, तो क्या वो जनता को दिख नहीं रहा है या फिर वो कुछ और देखना चाहे जनता राहुल गांधी से? देखिए, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया है, सँवारा है, संजोया है
और कोई पार्टी अगर दूसरी पार्टी आकर उन चीज़ों को जिससे कांग्रेस पार्टी ने बनाया है उसको बेचने का काम करेगी, तो कहीं न कहीं दर्द होगा। इस देश को बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने विदेशी ताकतों से लड़ाई लड़कर इस देश को आज़ाद कराने का काम किया। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या जाने? जिन्होंने देश की आज़ादी में जिनका कोई योगदान है ही नहीं, संघर्ष है ही नहीं, वो क्या संघर्ष समझेंगे? जेल में क्या यातनाएँ होती है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या जानेंगे? महात्मा गांधी जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, और भी भगत सिंह जी हो, जितने भी चंद्रशेखर आज़ाद, जितने भी देश के महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने संघर्ष किया, वो तो अपने आप में अद्भुत है। तो उन्होंने संघर्ष किया, कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया। आज़ादी के बाद देश के सामने बहुत बड़ा चुनौती था कि किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, यहाँ के कृषि ढांचे को मजबूत किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाने, संवारने और संजोने में काम किया है, और उसको अगर भारतीय जनता पार्टी अगर निजीकरण कर रही है, अपने उद्योगपति मित्रों के हाथ में दे रही है, तो कहीं न कहीं हमें तो खटकेगा ही ना। तो क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस ने इन चीज़ों में बहुत देरी कर दी है? किन चीज़ों में? जैसे बीजेपी ने अपने आप को बना लिया, कांग्रेस ने इस चीज़ को पीछे कर लिया। इस हिसाब से इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस हमेशा हर जगह आगे रहती है। बीजेपी आगे रहती है हमेशा, प्लानिंग के थ्रू इलेक्शन में। तो क्या कांग्रेस कहीं न कहीं कमी नहीं कर रहा अपनी? देखिए कौन है वो लोग? मतलब कुछ कुछ तो लोग होंगे जो कांग्रेस को कहीं न कहीं पीछा करना चाहते हैं, या फिर कोई और रीज़न होगा? देखिए, एक हवा जो है वो क्रिएट की जाती है, जनताओं को ठगने के लिए झूठा जुमला दिया जाता है। इसमें बहुत सारा स्क्रिप्ट है, इसमें मेन इसका स्क्रिप्ट का जो बोले पार्ट है, तो उसमें अडानी-अंबानी पूरी तरीके से शामिल है, समझे ना? अडानी-अंबानी ने 2014 से पहले नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया कि आप सत्ता में आइए, देश के खजाना को लूटिए, मैं अभी आपके इलेक्शन में आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, और जैसे ही आप सत्ता में जाइएगा तो भारतीय खजाना को लूट कर मेरे खजाने को भरने का काम कीजिएगा। और उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर सब जगह हमारी कांग्रेस पार्टी को छवि को झूठे तरीके से पेश कर हमारे नेताओं के बारे में झूठे अफवाह फैलाकर उन्होंने उसको खराब करने का कोशिश किया। इसमें अडानी अंबानी का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो वक्त आएगा तो इन सभी चीजों का हिसाब लिया जाएगा, और इस तरीके से उन्होंने देश की जनताओं को गुमराह कर सत्ता की कुर्सी पे काबिज होने का काम किया है। तो देश की जनता पूरी देख रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जब मुंबई ब्लास्ट हुआ था, तो वहाँ के सीएम ने इस्तीफ़ा दे दिया था। अब हाल ही में अभी राजस्थान का जो प्लेन क्रैश हुआ था, पुलवामा हुआ था, पहलगाम हुआ था, आपका अभी हाल ही के अंदर जो एप्स्टीन फाइल खुली है, और आपका भी दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था। तो अभी तक एक भी मंत्री का इस्तीफ़ा नहीं हुआ है, तो कांग्रेस को इसके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहिए था? कांग्रेस क्या, जिस व्यक्ति के पास में खुद की गरिमा हो और जो सच्चा व्यक्ति होगा, वो उसे तो शर्म के कारण खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था ना। देखते हैं एप्सिन फाइल में हरदीप पुरी का नाम आ रहा है, नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है, और मंत्रियों का नाम आ रहा है। उनके बीजेपी के एक मंत्री थे जो महाराष्ट्र के हाईवे पे वीडियो शूट कर रहे थे। हुँ। उनके एक कुश्ती संघ के नेता है। कुलदीप तो सिंह सेंगर, वो हैं दूसरे वाले जो, हाँ, समझ गया। हाँ, तो वो लोग जो हैं तो किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो लोग खुद नैतिकता के आधार पर उन लोग को इस्तीफा देना चाहिए। कोरोना के टाइम में देखे ना कि देश की जनता कितनी मरी है, जुमला दे रहे हो, तो प्रधानमंत्री को कहीं शर्म हो या उनके मंत्रियों को शर्म हो, विदेशों में जाकर हिंदुस्तान का नाम खराब करने का कोशिश कर रहे हैं ये लोग, दौरा कर रहे हैं, विदेशी दौरा कर रहे हैं, तो अडानी अंबानी का प्रचार करने जा रहे हैं। क्या इससे देश की छवि नहीं खराब हो रही है ना? एक प्रधानमंत्री का काम होता है, विदेश में जा रहा है और वो वहाँ देश की बात न करके अपने मित्र अडानी अंबानी की बात कर रहा है, उसके कॉन्टेक्ट दिलाने की बात कर रहा है, तो ये सब चीज़ दिखाता है उनकी छवि को, वो किस तरीके से अडानी अंबानी के हाथों में पूरी तरीके से बंधे हुए। हाल ही में आपका अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी का भी केस उठा था, जिसमें आपका शर्टलेस का वीडियो अभी उजागर हुआ था। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो प्रदर्शन जो था वो उससे हमारा गलगोटिया से हम लोगों का कुछ गलगोटिया लेना-देना के नहीं। बाद जो हुआ था, मतलब। हाँ, गलगोटिया का जो न्यूज़ चला था उसके बाद हम लोगों का प्रदर्शन हुआ था। हम लोगों ने, भारतीय युवा कांग्रेस के कुछ साथी और हम सभी साथियों ने भारत मंडपम में यूएस इंडिया ट्रेड डील के खिलाफ में शर्टलेस प्रदर्शन किया था। जहां हम वो लोगों यूँ ने, कह रहे छवि खराब करी है आपने देश की।
नहीं, उसमें उसका मेन मकसद जो हम लोगों का था, उन्होंने किस तरीके से ट्रेड डील के तरह ट्रेड डील करके देश के किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है, देश के युवाओं से रोजगार छीनने का काम किया है, देश के मजदूरों से रोजगार छीनने का काम किया है। हम लोगों ने उसके लिए आवाज उठाया था ना। यूएस ट्रेड डील के खिलाफ वो था। इसमें देश की छवि कहाँ से खराब हो रही है? हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया उसमें हम लोगों ने सिर्फ एक ही नारा लगाया था, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। इसमें हिंदुस्तान की जिक्र कहीं से हम लोगों ने देश के प्रति कोई अपशब्द बोला ही नहीं। हम लोगों ने सिर्फ इतना बोला कि देश का प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है। हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के ब्लड में ये नहीं है कि हम विदेशी ताकतों के सामने झुक जाए। और एक देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के सन की प्रधानमंत्री के आगे झुक जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो उसके खिलाफ हम लोग ने आवाज उठाया था। प्रधानमंत्री एक इंसान हो सकते हैं, एक देश थोड़े ही ना हो सकते हैं ना। तो हम लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ वो प्रदर्शन था कि वो झुके क्यों, वो कॉम्प्रोमाइज क्यों हुए। गलगोटी यूनिवर्सिटी के खिलाफ इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, क्या कारण होगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएंगे, उनका मंत्रिमंडल बताए कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी से उनका क्या साठ गांठ है, वो उनका है। आप चले जाइए दीनदयाल उपाध्याय या भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछिए कि उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुआ। तो छवि तो देखो उन्होंने भी खराब करी, पूरे विश्व में छवि खराब हुई। तो भारत की छवि तो वहाँ सबसे ज़्यादा खराब हुई, क्योंकि पूरे वहाँ के चाइना के जो तो इन्होंने ट्वीट किया, बकायदा एक्स किया है पूरे भारत का। और भारत का जो नाम खराब हुआ यहाँ नहीं हुआ, पूरे विश्व में हुआ है। तो वहाँ भी छवि खराब हुई है ना, ये तो फर्ज हमारा ही बनता है पूछने का। आप भी कांग्रेस के हो, फर्ज तो है, देश तो हमारा सबका है ना। उनको एआई समिट में दूसरे देश के सामान को लाकर खुद का सामान दिखाने की क्या जरूरत थी? तो कहीं ना उस कहीं यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई एक्शन भी तो नहीं लिया ना, ये चीज़ भी तो जनता को वो जानना जरूरी है वो ना। जब वो न्यूज आ गया, जब चाइना ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया पे डाला कि ये हमारे देश का है, तब तो जनता ये तो सोच रहे थे कि इसको दिखाकर जनता, देश की जनता को हम गुमराह करें कि हम देश में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारा टेक्नोलॉजी ऐसा है। लेकिन वो सारा कुछ फर्जी है, ये आदमी ही फर्जी है ना। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के जितना लीडर है, अमित शाह, ये सब फर्जी आदमी है। ये फर्जी आदमी है तो वो उसी तरीके का कंटेंट लेकर आता है। और इसने सोचा कि देश की जनता को मैं यह समिट में गलगोटिया का जो वो रोबोट था, ये सब उसको बोलकर गुमराह कर देंगे। लेकिन चाइना ने सोशल मीडिया पे डाला और देश की जनता के सामने सच्चाई आ गई। सच्चाई तो नहीं छुप सकती है ना। सच को आप दबा सकते हो, सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो आप झूठे तरीके से चीज को लाओगे तो वो एक्सपोज होगा ही है। और वो दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी की पूरे चरित्र को। पूरे देश में ही नहीं, पूरे विदेश में शर्मसार होना पड़ा गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारण। देखो एसआईआर सबसे मेन मुद्दा था, दिल्ली का चुनाव उसका सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है, बिहार इलेक्शन उसी कारण जीता गया। पश्चिम बंगाल के बारे में क्या कहना चाहोगे? वहाँ पे एसआईआर होनी बाकी है और वहाँ हो रही है, और वहाँ पे अगर वहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पे क्या मुद्दा उठ सकता है अब? देखिए, जनताओं में जागरूकता आ गई है। मैं न्यूज में देख रहा था, पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो जाग चुकी है। आज भी कहीं पे विरोध प्रदर्शन हो रहा था। देश के ऐसे बहुत सारे साहित्यकार, संगीत वादक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम काट दिया गया है बंगाल में। तो वो लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं ना। धीरे धीरे जब सच्चाई सामने आती है तो आवाज उठता है। और धीरे धीरे देश की जनता सच्चाई जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। तो उनकी जितनी भी काली नीति है वो सब सामने आएगा देश की जनताओं के पास। पवन खेड़ा जी को तो वो गालियाँ देने को तैयार है, आज दी है उन्होंने गालियाँ, वो तो शुरू हो चुके हैं उनका तो। समझ लो एक एक शुरू कर दिया उन्होंने आज प्रचार, आज से ही। जो प्रचार करने का तरीका है उनका, ये सही तरीका थोड़ी है बात करने का उनका। देखिए, उन्होंने जिस तरीके का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिस तरीके से काम किया है, कहीं ना कहीं उनको इशारा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा दिया गया होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है या ऊपर का नेता है, उसके द्वारा जरूर उस आदमी को हिंट दिया गया होगा, तभी वो इस तरीके की बातें कर रहा है। वो तो भारतीय लोकतंत्र के मुंह पे खुलेआम तमाचा मारने का काम कर रहा है ना। एक चीफ मिनिस्टर भारतीय मीडिया में आकर किस तरीके से गाली गलौज कर रहा है, किस तरीके से अपशब्द बोल रहा है। वो मुख्यमंत्री का जो पद होता है उसकी गरिमा को वो तार तार कर रहा है ना। तो ये तो भारतीय लोकतंत्र पे तमाचा मारने का काम हुआ। तमाचा मारा जा रहा है। और वहां पे जो मीडिया के लोग उससे साक्षात्कार ले रहे हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं। क्या वो हिमंता से ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि आप गाली क्यों, आप एक चीफ मिनिस्टर के पद पे हैं, आप क्यों गाली दे रहे हैं, क्यों अपशब्द बोल रहे हैं? तो वहां लोकतंत्र का जो एक स्तंभ है, चौथा स्तंभ भारतीय मीडिया, वो भी तो चुप्पी साधे हुए है। उस गोडी मीडिया को तो शर्म आनी चाहिए। उस गोडी मीडिया के सामने तो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है ना। तो लोकतंत्र आपके के मुंह के ऊपर तमाचा मारा जा। वो एक
चीफ मिनिस्टर है, हिमंता जो है वो चीफ मिनिस्टर है किसी स्टेट का। और वो क्या भारतीय जनता पार्टी का यह संस्कार है कि उसका चीफ मिनिस्टर गंदी गंदी गालियां दे? किस तरीके की गालियां दी है मैं नहीं बोल सकता हूं। सारी देश की जनता गालियां सुन रही है, किस तरीके से अपशब्द बोल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ अपशब्द बोल रहे हैं, पवन खेरा जी के खिलाफ वो अपशब्द बोल रहे हैं। तो एक मुख्यमंत्री पद का जो गरिमा है उनको तार तार कर रहे हैं। बीजेपी का यही संस्कार है। मैं तो पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी का यही संस्कार है, गाली गलौज? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, जो खुद को हरिश्चंद्र मानते हैं कि मैं हरिश्चंद्र हूं, ये है वो बताए ना कि क्या आपकी यही संस्कृति है या ये छवि है? बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग। कुछ भी हो, पश्चिम बंगाल में सरकार बोल दिया है कि वो उन्हीं के ही इलाके रहेंगे, चाहे वो कैसे भी लाएँ। कोई कांग्रेस कहीं न कहीं यहाँ पे ढीली पड़ रही है। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं देखिए, मानते हैं? हवाबाजी करना, मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जुमला देने का काम ही है, देश की जनताओं को गुमराह करने का काम ही है, हवा बनाने का काम है। ये तो हवा बनाते ही रहते हैं। मैं बोल दिया हूँ, मैं एक ही बार बोल रहा हूँ कि सच जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। और समय हर किसी का आएगा। समय का चक्री कभी भी रुकने वाला नहीं होता है। वो समय का चक्री है, वो घूमेगा। और आप देखिएगा, जब देश की जनताओं का मुंड जब बन जाएगा, जब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, पूरी तरीके से उसकी किताब काला चिट्ठा जब देश की जनताओं के सामने खुल जाएगा, तो एक आक्रोश आएगा देश की जनताओं के सामने में। और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना होगा, उसके लीडर को भुगतना पड़ेगा। आने वाले भविष्य में देखिए, देश की, आप हिंदुस्तान के लोग जितने बड़ी तरीके से प्यार और मोहब्बत करते हैं, उसी तरीके से नफरत करना भी जानते हैं। तो आने वाले वक्त में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को और इनके नेता जो आज सुरमा बने हुए हैं, विश्व गुरु खुद को बोलते हैं, उन सब लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। मोदी जी को 75 साल हो चुके हैं, 75 साल के हो गए हैं, तो क्या उनका रिटायरमेंट का टाइम नहीं आ गया है? वो क्यों रिटायरमेंट नहीं लेते हैं? क्योंकि 75 साल की सीमा होती है ना। वो तो नरेंद्र मोदी ही बताए ना कि वो क्यों रिटायरमेंट नहीं हो रहे हैं। ये जो सीमा होती है वो तो निर्धारित तो की जाती है ना, एक उम्र होती है रिटायरमेंट की। इसकी अभी तक तो ये सीमा लगाने का जो काम किया उन्होंने खुद बोला था। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने खुद बोला था। कांग्रेस को भी तो चीज़ नहीं, बोलनी इन्होंने चाहिए ना खुद चीज़। बोला था कि 75 साल में मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये खुद बोले थे कि दे देंगे। तो वो क्यों बैठे हुए प्रधानमंत्री की गद्दी पर, वो बताए, खुद बताए। ये सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी से करना चाहिए और नहीं, नरेंद्र नहीं, मोदी से करना मैं चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ। आप लोगों ने 2014 के बाद से देश के प्रधानमंत्री से कितनी बार सवाल पूछा है, या देश का प्रधानमंत्री आपके सामने कितनी बार आकर साक्षात्कार किया है? वो ये हमारे सवाल सामने तो आते ही नहीं है ना, हम क्या क्यों करें? नहीं आते हैं? तो आप उनसे पूछिए ना। तो वो नहीं करते हैं तो हम क्या करें, बताओ जब आप वे क्या गुजरात करें? के मुख्यमंत्री थे तो वो मनमोहन सिंह जी के बारे में बोला करते थे, बहुत तरीके की बातें मनमोहन बोला करते थे। मनमोहन सिंह वो की तो उन्होंने मनमोहन सिंह को तो मौन बोलते थे, उनका तो छोड़, वो तो कुछ बोलते ही नहीं थे। उनके ये तो जैसे बोलते भी मगर उनकी देते ही नहीं भाषण, क्या उनकी करोगे? मनमोहन सिंह जी से इनकी तुलना न की जाए तो ही ठीक है। मनमोहन सिंह को तो मोनी बाबा बोलते थे। वो राहुल को मनमोहन पप्पू बोल रहे हैं, वो आप वो बताओ ना, आप क्या इसके बारे में बोल रहे वो हैं? मनमोहन सिंह जी के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है। मनमोहन सिंह जी जितने गंभीर थे और उन्होंने देश को आर्थिक रूप से कितना स्ट्रांग किया, वो नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, ये कहाँ आप इनकी तुलना कर रहे हैं? ये कहीं से राष्ट्रीय इनमें रूप से संग नहीं है। बीजेपी ने भी करा है। कुछ नहीं किया भैया। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज देश की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया अभी 100 रुपए पहुंचने वाला है। आज सबसे निचले स्तर पे है। सारा काम तो उन्हीं के वक्त में हो रहा है ना। सिलेंडर जो कांग्रेस के टाइम में 400 में हुआ करती थी, वो 1000 के पार हो गई है। अभी तो मिलना मुश्किल है। तो सारी जनता, देश की जनता को जो रुलाने का काम कर रही है, वो तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना। कांग्रेस के टाइम में देश में खुशहाली था। नहीं, हिंदू को और आज देखिए हिंदू जाग गया कह रहे हैं यार, वो खुद कहते हैं वो हिंदू हिंदू जाग गया है। उस टाइम जागा नहीं था, अब हिंदू शेर हो चुका है, अब क्या करोगे इस बारे में? तो इस वक्त ये सब इनकी मोदी शेर ये है, तो ये इसका कुछ ये भी है, कुछ ये भी रीजन होगा ना। ये सब इनका प्रोपेगेंडा है। ये सब हिंदू मुस्लिम इन सब चीज़ों पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। देश जो है ये धर्मनिरपेक्ष देश था, है और आने वाले वक्त में भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का ये रास्ता दूसरा रास्ता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश को जोड़कर चलने का काम की है और करेगी। इन सब मुद्दों पे मैं नहीं रहना चाहता हूँ। हिंदू मुस्लिम ये उनका काम है करने का।
ये सवाल जवाब उनसे ही किया जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन करता हूँ, चलो। संविधान हिंदू बदल मुस्लिम देखिए, मैं बोल रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब चीजें करने से, जातिवादी में लड़ाने से, धर्म के बीच में लड़ाई करने से देश का तरक्की नहीं होने वाला है। बात आपको करनी पड़ेगी देश की अर्थव्यवस्था की, देश से गरीबी मिटाने की, देश में शिक्षा की व्यवस्था को सुधार करने की, देश की अर्थव्यवस्था को सुधार करने की, किस तरीके से देश के युवाओं को रोजगार दिया जाए। आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, तो इसको किस तरीके से मिटाया जाए, देश के किसानों की आय को किस तरीके से बढ़ाया जाए, किसानों को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो उनका मुद्दा ही अलग है, उनका नियत और नियम ही अलग है, ये सब चीजें हैं। राजीव गांधी जी ने कहा था कि हमारा देश तभी मजबूत होगा जब इस देश के किसान मजबूत होंगे। आज मैं आपके चैनल से कहना चाहूंगा कि हमारा देश का युवाओं के हाथ में जब रोजगार होगा, तब जाके मजबूत होगा। जब हमारे देश के किसानों आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और इसके साथ-साथ हमारे देश के युवाओं के हाथ में रोजगार होगा, तभी जाकर हम एक मजबूत देश की कामना कर सकते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल है। आपको क्या लगता है, आप जैसे सत्याग्रह में बैठे 47 दिन है आपका, तो क्या आप इस तरीके से राजनीति बदल दोगे? देखिए, हमारा ये जो सत्याग्रह है, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूएस इंडिया ट्रेड डील जो है, ये जब देश में लागू हो जाएगा, तो हमारे देश के किसानों की कमर जो है, वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। और हम इस सत्याग्रह के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं कि इस यूएस ट्रेड डील को रद्द किया जाए। और हम लोगों ने प्रदर्शन भी है इस समिट के दौरान इसी मुद्दे को लेकर किया था, और ये सत्याग्रह भी चल रहा है और इसी मुद्दे के लिए चल रहा है। और हमारे कुछ साथी है जो अभी कानूनी प्रक्रिया में है, तो उनका बेल जब तक नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। ये चीज है, तो ये सत्याग्रह चलेगा। इंडिया यूएस ट्रेड डील से होगा ये कि हमारे देश के किसानों की कमर टूट जाएगी। हमारे देश के जो युवा हैं, वो उनके सामने और बेरोज़गारी आ जाएगा, और देश के जो मज़दूर हैं, जो कृषि में काम करते हैं, वो भी बेरोज़गार हो जाएँगे। हमारा देश का कृषि का जो सिस्टम है और अमेरिका जो कृषि का सिस्टम है, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। अमेरिका में प्रत्येक किसान के पास 500 हज़ार बीघे का खेत होता है। हमारे यहाँ 1 बीघा, 2 बीघा, 10 कट्ठे, 20 कट्ठे इस तरीके की किसान होते हैं। छोटा हमारे यहाँ खेती का होता है सिस्टम है, और उनके यहाँ जो किसानी होता है वो मशीन के जरिए होता है, और हमारे यहाँ जो किसानी होता है उसमें मजदूर काम करते हैं। तो इंडिया यूएस ट्रेड डील के जरिए वहाँ से सोयाबीन, मक्का, कपास, सेब इन सब चीज़ों का निर्यात जो है वो देश में होगा। रोजगार बढ़ेगा आने से। रोजगार क्या होगा भैया? फिर हमारे यहाँ जो मक्का, सोयाबीन, सेब, कपास ये जो उत्पादन जो हमारे किसान करेंगे वो कहाँ जाएँगे? वो भी यहीं उड़ पर ही के जाएगा। नहीं, नहीं, वहाँ से जो चीज़ आएगी, सरकार बोल रही है कि वो यहाँ पे टैरिफ भी नहीं लगेगा, तो वहाँ से सस्ते दरों पे आएगा ना, वहाँ वो से तो सस्ते सरकार ने तो वहाँ सोच देखिए, समझ के किया होगा ना। जितने उद्योगपति हैं वो अभी हमारे खेत से जो भी फसल निकल रही है वो हमारे देश के उद्योगपति खरीद रहे हैं, ठीक ना? सोयाबीन आएगा तो वो सोयाबीन से अभी क्या होता है ना कि रिफाइन निकलता है, जो खाने का जो ऑयल है, इन सब चीज़ों का होता है। मक्का हुआ, इससे सुधा के प्रोडक्ट बनते हैं जो मवेशी दाना खाता है। चारा, मवेशी का चारा वो बनता है, कपास से आपको मिलों में जाता है, कपास का बनता है। तो वहाँ से जब आएगा, सस्ते दरों पर जब इंडिया में उपलब्ध होगा, तो जितने उद्योगपति हैं वो किसानों से, इंडिया के किसानों से नहीं खरीदेंगे, वो डायरेक्ट वहाँ से माल आएगा, खरीद लेंगे। फिर हमारे देश के किसान कहाँ जाएँगे बेचने के लिए अपनी माल को? मजबूरी में उसको फेंकना पड़ेगा। तो वो तो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएँगे ना। उनके पास तो संकट आ जाएगा। पूरी तरीके से उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी। और उसमें जो सबसे बड़ी बात, जो युवा रोजगार जिनको मिला हुआ है, जो मजदूर जिनको रोजगार मिला हुआ, वो भी बेरोजगार हो जाएगी। खेत जो है हिंदुस्तान का वो बंजर हो जाएगा। और इसी का फायदा उठाकर अडानी अंबानी या बहुत सारे ऐसे उद्योगपति मित्र उनके हैं, वो उन जमीनों को सस्ते दामों पर खरीदने का काम करेंगे। किसान के पास क्या रहेगा भैया? उनको घर परिवार चलाने के लिए तो पैसा चाहिए ना, तो अपनी जमीनों को बेचेंगे और इनका मित्र खरीद लेगा। ये सारा कुछ प्रोपेगेंडा है। देश की कृषि का जो ढांचा जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, और हम लोग ये होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ये होने नहीं देगी जब तक भारतीय जनता पार्टी, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस
इंडिया ट्रेड डील को रद्द नहीं करता है, हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। नहीं, अभी हाल ही के अंदर भी सुनने में यही आया था कि ये डील अभी होल्ड पे डाल रखी है, और वो होल्ड पे तब तक है क्योंकि उन्होंने बोला था कि अभी इस पे विचार करेंगे। तो इस पे कुछ संशय बाकी रह गया है क्या अभी? क्योंकि विचार करने के लिए बोला है उन्होंने। डील अभी वो नहीं हुई, मतलब चालू नहीं हुई अभी तक डील अभी तक। इनका परम मित्र खुद ट्रम्प पूरी तरीके से न्यूज में आकर पूरी वाहवाही ले रहा है कि ये डील हो गया, ये हो गया। ये सब बताए इन लोगों का हवा बोले तो ये तो झूठे आदमी है ना। भारतीय जनता मतलब झूठी पार्टी। ये लोग क्या जाने सच्चाई क्या होता है, सत्य क्या मार्ग क्या होता है। ये सब इनके समझ से बहुत ज्यादा दूर है। इन्होंने देश की जनताओं को झूठ बोलकर गुमराह किया है और इनकी राजनीति ही झूठ पे टिकी हुई है। ये लोग सत्य क्या चीज होता है, संघर्ष क्या चीज होता है, ये चीज इनको पता कहाँ होगा। ये इन लोगों को पता नहीं है ये सब तो क्या फिर चीज। ये अगर ऐसा ही होता तो फिर ये चिराग पासवान जी जो हैं और आपके जो नीतीश जी हैं, फिर हाथ क्यों नहीं पीछे खींच लेते? उनको नहीं दिखती ये चीज़ें? देखिए, देश में कुछ ऐसी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां, कुछ ऐसे लीडर हैं जिनका रोजी रोटी और पार्टी ही इसलिए चल रहा है कि वो सत्ता के कुर्सी पर काबिज होना देश से चाहे। बढ़कर थोड़ी है सर, देश से बढ़कर थोड़ा ना होगा। तो वो तो नीतीश कुमार, चिराग पासवान, ये लोग सोचे कि वो किन के साथ कॉम्प्रोमाइज उन्होंने किया हुआ है। नीतीश सत्ता के लिए नहीं मैं करेंगे ना आपने ऐसा। बहुत आपने बिहार की राजनीति को उठाया है और नीतीश जी पर जब आप प्रश्न ले जा रहे हैं तो वो मैं मैं इसलिए बहुत कह रहा हूँ, मैं वो मैं आप इसलिए कहना नहीं चाह रहा हूँ ना, मैं आप बिकॉज चौथा मेरी पिलर तो वही है ना। अगर वो चौथा पिलर हट जाए तो फिर इनकी सरकार वैसे ही गिर जाएगी। कुछ तो होगा ना, इन्होंने देखा होगा मोदी जी के अंदर, क्योंकि नीतीश मैं और चंद्रबाबू देखिए नायडू जो हैं। देखिए मैं नीतीश जी के बारे में भी बात करूंगा, चिराग पासवान के बारे में भी बात करूंगा, जो आज नरेंद्र मोदी का हनुमान बन के घूम रहे हैं, उनके बारे में भी बात करूंगा, सबके बारे में बात करूंगा। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि बिहार इस अभी जो चल रहा है हम दोनों के बीच में बातचीत, उसको आपने बिहार तक ले जाने की कोशिश की है। वो इसलिए और ले हाँ, जाने तो के मैं लिए किया आपको ना, क्वेश्चन देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जब मुद्दा है ये। मैं जब मैं छात्र जीवन में था और पटना में रहकर पढ़ाई करता था, उस टाइम में ये नीतीश कुमार जी ही हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक चिट्ठा निकाला था और उस पे साइन करवाने का काम किया था कि इसके जो डीएनए वाला मामला आया था, तो ये दोनों जो टकराव हुआ था वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच ही हुआ था। जो गाली गलौज हुआ था कि तुम्हारे डीएनए में ये खोट है, तुम्हारे डीएनए में ये खोट है। दोनों का डीएनए वो उनके डीएनए के प्रूफ कर रहे थे, इनका सही बताने की कोशिश कर रहे थे। आज दोनों एकदम गले से गले मिल रहे हैं। तो नीतीश जी बताए ना, और चिराग जी के बारे में बात बोल देंगे। यही भारतीय जनता पार्टी है और यही नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने इनके पिता की मूर्ति को उनके आवास से बाहर सड़क पर फेंकवाने का काम किया था, उनके सामानों को फेंकवा दिया था। तब क्यों चुप थे चिराग पासवान जी? अरे ये लोग जो है इनकी ये लोग सत्ता रहती है, ये लोग सोचते हैं कि हम जिनकी सत्ता है उनके साथ चिपक कर रहे हैं और वहां बैठकर बस सत्ता के सुख का मलाई भोगने का ये लोग काम कर रहे हैं। राजनीति का मतलब होता है राजनीति का मतलब होता है, नेता का मतलब होता है कि वो गरीबों की सेवा किस तरीके से कर रहा है, देश की जनताओं के लिए काम किस तरीके से कर रहा है। नेता का मतलब तो ही होता है ना। नेता का मतलब ये थोड़े है कि एमपी विधायक ये उसका पार्ट हो सकता है, लेकिन सही रूप से अगर नेता के बारे में आप जाने तो नेता उसे बोला जाता है जो युवाओं के लिए आवाज उठाए, जो गरीबों के लिए आवाज उठाए, जो किसानों के लिए आवाज उठाए, जो उनके लिए काम करे। तो ये लोग तो भी सत्ता की कुर्सी पे बैठकर मलाई खाने का काम तो कर रहे हैं। सर बिहार की जनता को भी तो चीज़ दिखती है ना। केसी त्यागी जी एक थे, याद होगा आपको, प्रोफेसर थे। उसके अगेंस्ट में एक बलात्कारी खड़ा हुआ था, 80% वोट जीता था बलात्कारी, और केसी त्यागी हार गया था। ये बिहार की जनता को दिखता नहीं है क्या? तो बिहार की जनता को आप क्या समझ रहे हो? देखिए, बिहार की जनता को सब कुछ दिखता है, लेकिन लालू यादव जी बोला करते थे ना कि कुशवाहा के दांत में पेट होता है, कुशवाहा के पेट में दांत होता है। सॉरी, बोला करते तो वही चीज है। ये सत्ता में आने से पहले ये खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाते हैं। ये सत्ता में आने से पहले बोलते हैं बिहार में इतना रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जिसके खिलाफ वे चुनाव लड़ते हैं, हमारी गठबंधन में रह के इलेक्शन लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं।
अरे तो चुनाव इलेक्शन के टाइम पे 10,000 ये लाडली बहनों को दे देते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हो। जब इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर पाता तो आप क्या कर लोगे आप? सीधी सीधी सी बात है, वो तो आपके सामने मुंह ठेंगा दिखा रहे हैं बीजेपी वाले। क्या दे, कर लिया आपने? दे, 10,000 रुपया लाडली बहना के लोड में उन्होंने भेज दिया इलेक्शन से ठीक 10-15 दिन पहले, जबकि वो लग चुका था इलेक्शन कमीशन का जो लगता है आपका, ठीक है, उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाए। देखिए, चुनावी लोभ, ये जो 10,000 का देने का, वो तो बिहार की जनता अब जान रही है ना। ये चीज वो अब कैसे नहीं कर नहीं लेता, नहीं आप क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ ना कि कांग्रेस पार्टी सच्चाई की राजनीति में बिलीव करती है। हम जनताओं को गुमराह करने का काम नहीं करेंगे। हम उनके साथ धोखाधड़ी करने का जनताओं के साथ काम नहीं करेंगे। हमारा सिद्धांत है ना भाई। कांग्रेस पार्टी एक सिद्धांत है, एक आइडियोलॉजी है, उस पर हम टिके हुए हैं। आपने बोला कि 10,000 रुपए देंगे, किसी किन्हीं के खाते में दिया। आज जाकर बिहार की महिलाओं से पूछिए, आपने 10,000 रुपया दिया, आज सिलेंडर नहीं मिल रहा है, 5,000 का सिलेंडर हो रहा है, 4,000 का सिलेंडर हो रहा है, तो जनता रो रही है ना। तो आपने क्या दिया, जनताओं से क्या ले रहे हैं? ये तो 10,000 में उनका घर परिवार नहीं चल जाएगा ना। ये चीज सच्चाई दिख रही है जनताओं को। अरे आपने ट्रेन बिजली बिजली ट्रेन बिल भर भर के सर यहाँ से दिल्ली से बिहार लेके गए हैं, आप कह रहे हो। जिस क्या दिन ले रहे इलेक्शन थे ट्रेन भर भर के बंदे लेके गए हैं यहाँ से बीजेपी वाले। चुनाव इलेक्शन में वो नजर नहीं आया, आप क्या कह रहे हो यार? हैं? तो आप इस चुनाव चीज को देखो ना। चुनाव आयोग समझे ना। मैं तो बोल रहा हूँ ना। चुनाव आयोग कैसे समझेगा? चुनाव आयोग को देख देख के बंदे कर देता है वो। चुनाव आयोग पूरी तरीके से अंधा चुका है। चुनाव आयोग जो है ना, वो प्रधानमंत्री के हाथों में कॉम्प्रोमाइज है। अच्छा। देश का प्रधानमंत्री विदेशी ताकतों के सामने कॉम्प्रोमाइज है। देश का प्रधानमंत्री अडानी अंबानी से कॉम्प्रोमाइज है। और इलेक्शन कमीशन अभी भारतीय जनता पार्टी से कॉम्प्रोमाइज है। ये तो इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तरीके से अंधा है। इसको तो लग रहा है कि जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। इसको लग रहा है कि समय का चक्री नहीं घूमेगा। समय का चक्री जब घूमेगा ना, तो इलेक्शन कमीशन में अभी जितने भी जो शहजादे लोग जो बैठे हुए हैं ना, सब इसके गिरफ्त में आएंगे। जो देश की जनताओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो लोकतंत्र की गरिमा को तार तार करने का काम कर रहे हैं ना, सब लोग एक दिन कटघरे में होंगे। वक्त भैया बदलता है। आज नहीं तो कल वक्त बदलता है। महाभारत में आप देखते होंगे ना, जब महाभारत का सीरियल स्टार्ट होता था तो उसमें समय की एक चक्री जो है उससे ही स्टार्ट होता है। तो वही चक्री है। अरे तो वो चीज़ पश्चिम बंगाल में भी तो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो बताओ? वो फिर करेंगे ऐसा ही। पश्चिम बंगाल के अंदर तो वो सेम चीज़ ही कर रहे हैं, और जो बिहार के अंदर करी थी। आपका क्या प्लान है इस बारे में? कुछ करोगे आप कि नहीं करोगे? उनको जो करना है करने दीजिए ना। उनको जो करना आप है अपनी उनको। आइडियोलॉजी में रहोगे। हमारी जो सिद्धांत है, हमारा कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, हम उसी पे रहेंगे। हम सच्चाई की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती आई है और सच्चाई की ही राजनीति करेगी। अरे हम तो जनताओं से उतना ही वादा करेंगे जो हम निभाने का काम करते हैं। हम जनताओं को झूठे वादे देने का काम नहीं करेंगे। हमारे आइडियोलॉजी में नहीं है। हम मंच पे चढ़कर जुमला देने का काम नहीं करेंगे। कभी हमारे पार्टी के किसी नेता ने मंच पे बोला है कि हमारी सरकार आएगी तो हम जनताओं को, प्रत्येक जनता को 15 लाख रुपए देने का काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बोला था मन से कि तो ये तो बाद में उन्होंने बोल तो दिया था। देश की प्रत्येक जनता को मैं 15 लाख दूंगा। तो ये आज जुमला बोल तो जब दिया था बाद में, हाँ? उसमें जुमला बोल तो दिया था, फिर बाद में सत्ता में दोबारा आ गए। नहीं नहीं नहीं, वो तो बाद में बोल के मुकर के जुमला कुछ बोल नहीं बोलो। देते हैं। इनका जुमला लगातार चलते रहता है। ये अभी भी इलेक्शन चल रहा है 3-4 स्टेट में, तो वो जुमला दे रहे हैं कि फ्री में सिलेंडर देंगे। अभी जिसके पास कनेक्शन है सिलेंडर का, उनको तो सिलेंडर मिलना मुश्किल है। दिल्ली की जनता तो मांग रही है ना कि होली और दीपावली का सिलेंडर कहाँ गया। दिल्ली में भी इलेक्शन से पहले बहुत सारे वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा है। बिहार में वादा किया। जिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस जिस स्टेट में अपनी सरकार अभी बनाई है, उन्होंने जो वादा किया, क्या उन्होंने वादा पूरा किया है? नहीं किया है। तो एक बात, ये तो जनता को नजर आना चाहिए ना। तो वो चीज़ जनता को बिहार में नजर नहीं आया, क्या पता वो उनको पश्चिम बंगाल में भी नजर ना आए। जनता को सब नजर आ रहा है। ये तो लोग वोट के टाइम पे क्या हो जाता है उनको फिर? सारे कुछ होती है इनका। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि किस तरीके से भारतीय लोग ये सत्ता में काबिज ही इसलिए है कि भारतीय लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हत्या करके वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं ना। मैं तो बोल रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज कर लिया उन्होंने। पहले इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हुआ करते थे, उनकी नियुक्ति कैसे होती थी? सुप्रीम कोर्ट का एक जज करता था। जज की नियुक्ति भी और ऐसे नहीं होती आजकल, तो आप सुनिए, कोलाजिम के और चक्कर में करते उसके हैं, फिर बाद क्या नेता करोगे? प्रतिपक्ष करते थे और एक प्राइम मिनिस्टर करता था। आज उन्होंने उसमें चेंज कर दिया कि एक गृह मंत्री रहेगा, प्राइम मिनिस्टर है और नेता प्रतिपक्ष है। तो वो अपने मनमानी से उसकी नियुक्ति कर रहे हैं। उन्हें सब लोगों पर अपना दबाव बनाया हो भारतीय जनता पार्टी। आज के डेट में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसपे उन्होंने दबाव बनाने का काम नहीं किया। सबको डराए हुए है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मैं लास्ट सवाल पूछूंगा। क्या
बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है या आप बदलने दोगे? भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारा जो संविधान है उसी के खिलाफ ही तो काम कर रही है ना। भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश का जो संविधान बना था, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान बना था, जितने महापुरुष थे उस वक्त में उन्होंने जो संविधान बनाया था, उन सारे संविधान को ही खत्म करने का ही तो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जिस कैसे? तरीके कैसे? रीज़न दो, कैसे? कहाँ कर रही है बताओ? कल का ही मैं दे रहा हूं। संविधान भारत का लोकतंत्र जो है, एक उनका चीफ मिनिस्टर आज मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर गंदी गंदी गालियां दे रहा है, तो वो क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या वो संविधान का हत्या नहीं है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दलित है, उनके बारे में अपशब्द बोल रहा है। जितनी उस चीफ मिनिस्टर की उम्र है, उतने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा राजनीतिक कैरियर का अनुभव है। उनके बारे में अपशब्द बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी लीडर कुछ नहीं बोल रहा है, किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अरे वो तो ये तो ये संविधान का ही हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं, है। वो तो ये बोलते हैं कि संविधान के जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान भी तो उन्होंने दिया था, भारत रत्न तो उन्होंने दिया था, कांग्रेस ने थोड़ा ना दिया था। देखिए, बहुत ऐसे एग्जाम्पल है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी देश की संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। आप ने कुछ दिन पहले ये सब जो स्टंट होता है कि देश के सर्वोच्च पद पे माननीय राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती है, उनको बैठाने का उन्होंने काम किया। तो मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आदिवासियों की जमीन को छीनकर, उनके जन जंगल को छीनकर, किस तरीके से वो अपने उद्योगपति अडानी अंबानी को देने का काम कर रही है। तो वो आदिवासी लोग उनको नजर नहीं आ रहे हैं। वेदांता कंपनी एक है, उनको दे रहे हैं, अडानी को दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं, आदिवासी समाज का जन जंगली सबको छीन कर दे रहे हैं। तो आप जमीनी स्तर पे आप क्या कर रहे हो आदिवासी के साथ? आपने पद दिया है, अच्छी बात है कि आपने आदिवासी समाज के लोगों को राष्ट्रपति पद पे बैठाने का काम किया है, लेकिन वो लोग जिनसे आप जन जंगल जमीन ये सब छीनने का काम कर रहे हैं, वो भी आदिवासी समाज से आ रही है। तो वहां पे आप कहाँ है? ये तो संविधान का हत्या है ना। मैं तो बोल रहा हूं कि ये दिखावे का राजनीति करते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, इसी तरीके से हत्या हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से हत्या कर रही है। तो मैं वही तो कहना और चाहता हूँ। इंडिया यूएस ट्रेड डील जब हो जाएगा तो देश के किसानों की हत्या होगी, युवाओं के सामने बेरोजगारी का आलम आ जाएगा। जो मजदूर 300-400 की दिहाड़ी पे खेत में काम करता है, उसके सामने बेरोजगारी हो पाएगा, वो आ जाएगा। अच्छा सिंपल सी बात बताओ, क्या लगता है, अब खेला होगा पश्चिम बंगाल पे नहीं होगा? पश्चिम बंगाल में वो गए हैं, इससे पहले भी गए थे, इनके ईडी उडी भी गया है, तो सब लोग बोरिया बिस्तर समेट के आया है। तो पश्चिम बंगाल का इतिहास ही है खेला होबे। तो अब देखिए जनता का मुंड, वहाँ की जनता किधर अपना रुझान देती है। वो आने वाले वक्त में लोकतंत्र है, जनता किसे एक्सेप्ट करती है, क्या होता है, वो आने वाले दिनों में सबको दिखेगा। तो वो होता है लोकतंत्र में जनता मालिक है, वही डिसाइड करेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ युवा कांग्रेस सदस्य कुंदन यादव जी थे, जिन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया है। इस वीडियो को जितने ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको लोग देखिए, ताकि ये चीज़ दूर दूर तक जाए, जो ये संदेश है दूर दूर तक चैनल तक पहुँचे। क्योंकि ये संदेश इसलिए बता रहा हूँ